में आपको मैं वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो एक आफ्टर इंजीनियरिंग करने के बाद जो आप लोग जो फील्ड चूज़ करते हैं या फिर जो चूज़ करना चाहते हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा विथ होल एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि एक इंजीनियर के लिए आफ्टर इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करने के बाद आप कौन-कौन से डायरेक्शन में अपने आप को मूव ऑन करना चाहते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, दिस इज़ माय प्रोफाइल, माई सेल्फ ईश्वर साहू and I did my BTech in the stream of mechanical engineering. After BTech मैंने MTech किया IIT से। I was a gold medalist that time. मुझे 8 साल का अनुभव है टीचिंग का, डिफरेंट गेट IAS स्टेट इंजीनियरिंग के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं एज वेल एज जो टॉपिक आपके क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, उन सभी का एक 8 साल का एक अच्छा खासा अनुभव मुझे है। तो जो भी मैं बातें करूँगा अपने अनुभव से बात करूँगा। मैंने 7 बार अपने लाइफ में गेट निकाला है विद गुड रैंक्स। मैंने 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मैंने इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई किया है और मैंने इंटरव्यू इसमें अटेंड किया है। मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के बाद IOCL ग्रेड 1 ऑफिसर का भी इंटरव्यू दिया है। आफ्टर गेट क्वालिफिकेशन के बाद मैंने बार्क और NTPC के भी इंटरव्यू अटेंड किए हैं। तो ये जो भी मैं बात करूँगा एक 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 मतलब एक टच हुड लेवल के एक्सपीरियंस के साथ मैं चीज़ें जो है आपके साथ रखने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला बात जो लगता है कि इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही रहता है कि यार जॉब अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग में अच्छी होती है। तो इसीलिए शायद हम सभी ने इंजीनियरिंग किया है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले, ये एक सबका एक ड्रीम होता है कि भैया एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लाइफ सेटल हो जाए। तो बस गवर्नमेंट जॉब जो होता है पूरे इंजीनियरिंग के कैरियर में, ये 3 ही डायरेक्शन में आपका गवर्नमेंट जॉब भागेगा। पहला जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपका NTPC, PSUs, जो भी PSUs हो गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं एक इंजीनियर के लिए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जॉब होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का भी ऐसा भी होता है कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाने से लेट अगर हो रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में कुछ लोग, सभी लोग तो तैयारी नहीं कर सकते गवर्नमेंट सेक्टर का, क्योंकि सभी का ब्रेन अलग होता है, कंपटीशन फाइट करने का कैपेसिटी अलग होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन करते हैं, बट जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, जैसे जिनको लगता है कि मतलब और गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कौन सा फील्ड हो सकता है, तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट को टक्कर देते हैं और जिनका पे स्केल भी अच्छा होता है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली सरवाइव कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे इंटर हो जाते हैं। तो मैं एक के बाद एक यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले आपको जानना है कि लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर PSUs, जो इसमें मैंने पहला आपका ऑप्शन रखा था पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें देखिए NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सो कॉल्ड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्कर, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC, NMDC, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड RINL, NHPC,
SCIL एंड मैनी मोर। ये उन सारे PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिस्ट हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने कैरियर को देख सकते हैं। अब बस पब्लिक सेक्टर यूनिट में घुसने का सिर्फ दो ही तरीका है। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दो ही तरीका है, या तो आपको गेट दिलाना पड़ेगा, या फिर कुछ ही पब्लिक सेक्टर है, 10% पब्लिक सेक्टर यहां पर है जो अपना इंडिविजुअल जो होते हैं एग्जाम यहां पर लेते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर जो होता है गेट के साथ कंबाइंड है, सो कॉल्ड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इस एग्जाम को जानते होंगे। गेट के एग्जाम से बहुत सारे PSUs मर्ज है। अगर गेट के अकॉर्डिंग आपका रैंक अच्छा आता है तो उसके अकॉर्डिंग PSUs आपसे फॉर्म भराएगा और आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा 1:3। मतलब एक पोस्ट के पीछे 3 स्टूडेंट लोग को आप लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपका गेट में मार्क्स भी अच्छा है तो आप इजीली जो होता है पब्लिक सेक्टर में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आगे डिटेल में जब बात करूंगा तो गेट कैसे सिलेक्शन लेना है, इंडिविजुअल कौन कौन से PSUs है, मैं आगे जो है इसके बारे में बात करूंगा। ये सारे PSUs के लिस्ट हैं जो मैंने आपको बताया। नाउ इसमें एंट्री होना इतना भी मुश्किल नहीं है। इनका पे स्केल बहुत अच्छा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और आप अपना कैरियर को बहुत अच्छे वे में यहाँ से आगे लेकर मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको इन सारे PSUs में जो चीज़ें आपने पढ़ा है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो पंप पढ़ा होगा, टरबाइन पढ़ा होगा, रोलिंग पढ़ा होगा, फोर्जिंग पढ़ा होगा, जो भी चीज़ें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंटरनल कंबशन इंजन, जो भी सारी चीज़ों में पढ़ा होगा, यहाँ पर वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में आप देखोगे जिन सारी चीज़ों को आपने थ्योरी तरीके से पढ़ा था। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है पब्लिक सेक्टर यूनिट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। और मैंने पहले ही बताया है कि इसका होल सोल जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, गेट एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एंट्री लिया जाता है। मैक्सिमम PSU ओनली 10% है जो आपको इंडिविजुअल जो है अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद इंटरव्यू, देन शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू और आपके रिटर्न मार्क्स के अकॉर्डिंग, और आपको क्या किया जाता है, सिलेक्शन दिया जाता है रैंक वाइज। नाउ नेक्स्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने पहले आपको बताया था पब्लिक सेक्टर यूनिट, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें सबसे पहला आता है इंजीनियर्स चॉइस, इसको बोला जाता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगा, बट इसमें मैं आपको बस यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है वो UPSC कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये 2 पेपर प्रीलिम्स में होंगे एंड 2 पेपर इसमें क्या होते हैं, मेंस में होते हैं। देखिए प्रीलिम्स में अगर मैं 2 पेपर की बात करूं तो यहां पर एक नॉन टेक्निकल पेपर होता है जिसमें आपको इसको मैं अगर पेपर 1 को बोलूं कि नॉन टेक्निकल, तो ये जो है नॉन टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल का ही पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे जैसे इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हो गए, उन सारे सब्जेक्ट्स को क्या किया गया है, जो इंक्लूडिंग आपका जो इंक्लूडिंग ये जो इसमें रीजनिंग हो गया, ये एप्टीट्यूड के पार्ट हो गए, रीजनिंग नहीं आता इसमें, सॉरी, एप्टीट्यूड के पार्ट हो गए इसमें। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपको ये पेपर 1 में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें मटेरियल साइंस भी रहेगा आपका, तो मतलब जो भी थ्योरी बेसिस सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल के, उसको पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा और जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। पेपर 2 में आप जो जिस स्ट्रीम के हैं, इफ़ यू आर मैकेनिकल स्ट्रीम, तो इसमें होल सोल पेपर जो होता है मैकेनिकल का आएगा। नाउ इसके बाद ये जो होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, ये प्री एग्जाम होता है, प्री होगा ये।
प्री एग्जाम में क्या होता है, इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे, ओनली एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप मेंस का एग्जाम देते हैं। मेंस का एग्जाम के लिए आपको इन सारी चीज़ों को, थ्योरी रिटन एग्जाम होगा, इन सारी चीज़ों के लिए आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। मतलब आपको थ्योरी, फॉर्मूले, जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें जो डेरिवेशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो होता है इसमें पूछा जाता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपको यहाँ पर थर्मल के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, दूसरे में आपको डिज़ाइन और प्रोडक्शन के जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको प्री देना पड़ेगा, देन मेंस देना पड़ेगा, देन अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आफ्टर इंटरव्यू अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आप क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के रैंक पे क्या होते हैं, पोस्ट होते हैं। तो इसमें जो प्रेफरेंसेस होते हैं कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में कौन कौन से मतलब इसके पोस्ट के पार्ट होते हैं, जैसे इसमें रेलवे होता है, वाटर रिसोर्स होता है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर रोड अथॉरिटी के डेवलपमेंट जो होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं जो है एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उस पर मैं बात करूंगा। बस यहाँ पर मैं आपको एक जो अपॉर्चुनिटी है और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है वही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो ये आपको एक पता चल जाना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूँगा, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। तो मैंने क्या बताया कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होता है प्री एमसीक्यू फॉर्म पे रहेंगे। दोनों पेपर एमसीक्यू फॉर्म पे रहेंगे। एंड जो अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो होता है ये मेंस लिखने को मिलता है, जो रिटन टेस्ट होगा आपका आफ्टर क्वालिफाइंग ये आपका प्री। और इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो दोनों नंबर को इंक्लूड करके रैंक निकाला जाता है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर इंटरव्यू एक कंबाइंड मार्क्स जुड़ता है। अगर आप सभी में अच्छे मार्क्स किए हैं, प्री प्लस मेंस देन इंटरव्यू, अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपका सिलेक्शन जो होता है निश्चित होता है गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर के रूप में। तो ये था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। नाउ द सेकंड थिंग इज एसएससी जेई, स्टाफ सर्विस कमीशन। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, जैसे मैं बताया था कि सीपीट सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज। तो ये सब इसमें जो पोस्ट होते हैं, जैसे बॉर्डर रोड अथॉरिटी, ये सारे जो पोस्ट होते हैं, जो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा आपको बहुत डिटेल में कि किस किस टाइप के पोस्ट होते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि पहले जो होता था इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब इसमें प्री एंड मेंस होते हैं। इसमें भी क्या होगा, आपका प्री एंड मेंस होता है, प्री एंड मेंस इसमें भी होता है। बट इसमें एक खास बात यह है, पहले मेंस यहां पर रिटर्न होता था, अब रिटर्न नहीं होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलता है, ये प्री एंड मेंस दोनों में। ठीक है, तो प्री में यहां पर आपको टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा और नॉन टेक्निकल के पोर्शंस को भी आपको कवर करना पड़ेगा। इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका एसएससी जेई का एक्चुअली प्रिपरेशन आप कैसे करें। बस यहाँ पर आप इतना जानिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पोस्ट होता है, इसमें भी प्री एंड मेंस दोनों दो पेपर होंगे, एमसीक्यू फॉर्म पे रहेंगे। अगर आप प्री अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। आफ्टर मेंस आपका डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट निकलता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें आपको इंटरव्यू देने का जरूरत नहीं है। ये अगर आप गेट आईएएस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएससी जेई का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक जनरल बेसिक लेवल के थ्योरी पूछता है, मॉडरेट लेवल तक ही जाता है, और इसमें आपको 10% क्वेश्चन ही क्या है, टफ लेवल के मिलते हैं। जो आप अगर इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपने सही सही सारे क्वेश्चंस लगा दिए तो आप सिलेक्शन जो होता है इजीली यहां से ले सकते हैं। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट ये जो मैंने वैकेंसी बताया आपको, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेईई, ये हर साल आपके आते हैं।
इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है कुछ कुछ वैकेंसी जो होता है बीच बीच में आपको लेते रहता है, कुछ कुछ उसके ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, तो वो जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो वैकेंसी जो होता है वो इंडिविजुअली फॉर्म में आपको लेते रहेंगे, तो वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट में आपको कौन सी सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर एई की वैकेंसी जो निकलती है, जो डिपार्टमेंट होता है आपका पीएचई, पीडब्ल्यूडी, वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, और जो नगर निगम में जो एई होते हैं, जो भी बहुत सारे नगर निगम होते हैं उसमें जो इंजीनियर होते हैं, वो सारे जो वैकेंसी होती है वहाँ से आपको असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैकेनिकल और जो भी ब्रांच है वो सारी के लिए क्या होता है, ये सारे डिपार्टमेंट आपको रिक्रूट करते हैं। तो ये है इसी डिपार्टमेंट में आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी देखने को मिलती है। एई की जो वैकेंसी रहती है ये गेजेटेड लेवल की वैकेंसी रहती है, क्लास 2 रहता है स्टेट लेवल पे ये, ठीक है। जेई की वैकेंसी रहती है ये जो क्लास 3 लेवल की वैकेंसी रहेगी, ठीक है। ये प्रमोट होके आगे एई बनते हैं, देन एसडीओ, और एई का जो प्रमोशन होता है बहुत जल्दी होता है एसडीओ में, ठीक है। तो ये था स्टेट गवर्नमेंट का ये जॉब, यहाँ पर एई एंड जेई प्योर टेक्निकल। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी आपको एई और जेई की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी आपको असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो होता है देखने को मिलता है। तो ये था आपका स्टेट लेवल पर प्योर गवर्नमेंट, प्योर टेक्निकल, प्योर गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट जो लोग लगता है कि यार हम तो मतलब गवर्नमेंट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी प्राइवेट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप अपने टेक्निकल को थोड़ा साउंड करके इंटरव्यू दिला के आप जो है इजीली वहां पर क्या कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर एंट्री कर सकते हो, देन एक्सपीरियंस बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप फर्दर मूव ऑन कर सकते हो। इसमें जो लिस्ट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप देखिए अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, टाटा ग्रुप, किर्लोस्कर एंड ये मैनी मोर कंपनी, आप देखिए ये सारी कंपनियां हैं जो आपको मारुति सुजुकी, ठीक है, शेल्डर इलेक्ट्रिक, जियोमेट्रिक, होंडा, ये सब सर्च कीजिए, यहाँ से आपको कैरियर में जाइए। अगर आप वाकई मतलब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं देख रहे हैं, प्राइवेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए। आप फ्रेशर बेसिस पे कुछ 2-4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से साउंड करके जाइए, इंटरव्यू दिलाइए, आप कोई ना कोई कंपनी में एज अ फ्रेशर रिक्रूट हो जाएंगे। उसके बाद आप फर्दर जो होता है इजीली जो होता है मूव ऑन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आफ्टर देखिए एक चीज़ और अपॉर्चुनिटी है, अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सपोज आप कोई पावर प्लांट में है, पावर प्लांट, प्राइवेट पावर प्लांट में है, तो आपका एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, तो जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे एनटीपीसी हो गया, एनएसपीसीएल हो गया, वो क्या करता है एक्सपीरियंस बेसिस पे भी इंजीनियर को रिक्रूट करता है, तो वहां से आप एक अच्छे पोस्ट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको देखिए आप पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा 5-6 साल से हैं, तो आपको एक अच्छा खासा अनुभव हो जाता है कि चीज़ों के बारे में, टरबाइन को जानने के लिए, बॉयलर को जानने के लिए, कंडेंसर क्या होता है उसके फंक्शंस को जानने के लिए, तो आप इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छा पोस्ट एग्जीक्यूटिव E2, E3, E4 लेवल का ग्रेड जो है आप पोस्ट जो होता है उसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट नौकरी करें तो प्राइवेट ही नौकरी करते रह जाएं, तो यहाँ से भी आपको चांस है, बट आपको कंफर्ट जहाँ रहता है वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये तो रहा जॉब की बात, लेकिन कुछ लोगों को रहता है कि सर हम हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप एमटेक कर सकते हैं। ये जो एमटेक का कोर्स है ये 2 साल का होता है, ये गेट के थ्रू होगा और ये विदाउट गेट भी होता है। अगर आप गेट के थ्रू एंटर करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाइफंड देता है, अगर आप विदाउट गेट के थ्रू करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाइफंड नहीं देता है।
विदाउट गेट के थ्रू आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हैं, ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हैं। बट अगर आप गेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप सारे आईआईटीज, अगर आपका रैंक अच्छा है, एनआईटीज और बहुत सारे प्राइवेट अच्छे कॉलेज हैं, वहां से आप विथ स्टाइपेंड जो है क्या कर सकते हैं, मास्टर की डिग्री कर सकते हैं अपने टेक्निकल फील्ड में। आफ्टर 2 ईयर उसके बाद जैसे कि किसी को मास्टर ऑफ साइंस एमएस जिसको बोलते हैं, ये आईआईटी मद्रास में मोस्टली होता है, तो ये कोर्स भी आप प्रीफर कर सकते हैं एमएस का। ये 3 साल का कोर्स होता है। आफ्टर दैट किसी को इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस के लिए जाना होता है, तो आप वहाँ से एमबीए का कोर्स भी अवाइल कर सकते हैं। ये जो है 2 ईयर का कोर्स है, तो आपके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी होता है हायर एजुकेशन में। मोस्ट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट जो अच्छे परसेंटाइल में रहते हैं वो डायरेक्ट पीएचडी में भी इनरोल कर जाते हैं एमटेक को स्किप करके। ठीक है, तो ये जो है एमटेक है, एमबीए है, ये इंडिया से भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग फॉरेन से करते हैं क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ मतलब वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो ये है, तो आप कोई भी जगह से आप कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपका था हायर एजुकेशन, जिसमें आप एमटेक, मास्टर, एमबीए, पीएचडी और इसके बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो टेक्निकल को छोड़ के नॉन टेक्निकल में भी जाते हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ईच एंड एवरी वैकेंसी लाइक गेट, तो मैं जो है गेट क्रैक करने के बारे में, इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक करने के बारे में, उसके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, ये हम अब आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।